नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है स्वदेश क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स। और आज जो है आपका हिंदी में लास्ट सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, लास्ट सेशन आपका होने जा रहा है ना। तो अब तक आपकी हिंदी इंग्लिश तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। हिंदी पर भी आज आपके आखिरी सेशन होने जा रहा है। इसके बाद में आपका हिंदी पर कोई सेशन नहीं है। हाँ, एग्जाम के ठीक पहले या कुछ दिन बाद में हम इसके मॉडल पेपर जरूर लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आईएमपी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, सेशन में ही डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि उसका एक पूरा 2-3 घंटे क्लासेस हो, जिसमें हम एक पूरे सब्जेक्ट के जो आईएमपी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उनके आंसर भी हम डिस्कस कर ले साथ में ही। अभी तक जो है मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन देते आया था, आईएमपी जो क्वेश्चन थे, लेकिन अब आपको आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए एक मास्टर क्लास की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा टाइम, थोड़ा वेट आपको भी करना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन हम कंप्लीट करें, जिसके साथ हमारा आज का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अवधारणा मूलक शब्द, है ना। तो ये सब आप परिचित ही हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट आपके अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी, प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नोट्स है आपके फाउंडेशन कोर्स के, जिन दोस्तों को भी चाहिए 149 के सब्सक्रिप्शन में सब अवेलेबल है। ये आपका पूरा सिलेबस था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी क्लासेस ली है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अब तक आपकी पूरी क्लासेस ले रहा था। यूनिट फर्स्ट से लेकर लास्ट यूनिट तक का। लास्ट यूनिट का जो आज आखिरी टॉपिक है, बीज शब्द, कीवर्ड्स, है ना, जिन्हें हम अवधारणा मूलक शब्द कहते हैं। इसमें लोकतंत्र, समरसता, समरसता मतलब समानता, और कला, साहित्य और अध्यात्म, ये 5 कॉन्सेप्ट है। पांचों कॉन्सेप्ट पर मैं आज आपको एक संक्षेप में टिप्पणी करूंगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लिए कंटेंट तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आप ये टेबल ऑफ कंटेंट में भी देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पर आपको, है ना, एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हम ये बात करेंगे अवधारणा मूलक शब्दों की। ठीक है ना। उसके बाद में लोकतंत्र पर बात करेंगे, फिर समरसता, कला, साहित्य, है ना, अध्यात्म। और उसके बाद में कुछ आपके जो लघु उत्तरी और दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जो मोस्ट कैटेगरी के हैं। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर। ठीक है ना, टॉप 10, तो जो वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को, थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन में आपके 2 सब्जेक्ट मात्र आपके अब बचे हैं, है ना। एक व्यक्तित्व विकास है और एक डिजिटल जागरूकता है। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा फाउंडेशन से, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो चुका है। संभवतः हो सकता है कल से हिंदी साहित्य स्टार्ट कर दे, बीए थर्ड ईयर के। ठीक है ना, बीए थर्ड ईयर में तो काव्यांग विवेचन, जो आपका हिंदी साहित्य का जो मेजर वाला पार्ट है, काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा, है ना, भाषा साहित्य, तो उसको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद जनसंचार माध्यम वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें अवधारणा मूलक शब्द क्या होते हैं। पहले इन शब्दों का एक छोटा सा परिचय ले ले, ताकि हमारे लेक्चर की आज की भूमिका तैयार हो जाए बनके। दरअसल अवधारणा मूलक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी बड़ी या जटिल सोच या सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। बस यहाँ पर इतना फोकस करना है। क्या हुआ भाई तुझे? आज पेन भी थोड़ा जवाब दे रहा है। चलिए, तो ये क्या अवधारणा मूलक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? अवधारणा मूलक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी बड़ी या जटिल सोच या सिद्धांत को व्यक्त करते हो। ये शब्द मात्र किसी वस्तु या क्रिया का नाम नहीं है। अवधारणा मूलक शब्द सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था या पूरी संस्कृति या नैतिक और दार्शनिक जो विचार होते हैं, उनको प्रदर्शित करने का माध्यम होते हैं ये अवधारणा मूलक शब्द या बीज शब्द। याद रखिएगा। उदाहरण के लिए जिन शब्दों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे उदाहरण में लोकतंत्र। लोकतंत्र अपने आप में सिर्फ एक शब्द ही मात्र नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बड़ा सिद्धांत, एक बड़ा विचार है। जैसे समरसता यानी कि समानता, कला, साहित्य और अध्यात्म, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बड़ी विचारधारा को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये शब्द हमें एक विचार या एक मूल्य को समझने में हमारी सहायता करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम जो इसके बीज मूलक, है ना, या अवधारणा मूलक शब्द है, इनको जो 4-5 हमने डिस्कस किए ना, पांचों को हम कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 करके थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं, ताकि एक छोटा जो डाउट भी होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। दरअसल सबसे पहले आता है इसमें लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र क्या होता है? दरअसल लोकतंत्र जो है ना, एक ऐसा शासन या सामाजिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक शासन का एक आभूषण है, ये समझ लीजिए। एक प्रशासन का या किसी देश की शासन व्यवस्था का एक आभूषण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे विवाहित महिला के गले में मंगलसूत्र, बिल्कुल उसी प्रकार का। अगर ये ना हो तो वो सरकार अपने आप में वो सरकार नहीं कहलाएगी, या कहीं कि उस देश का जो शासन व्यवस्था होगी ना, किसी भी देश की शासन व्यवस्था सुंदर है या नहीं है, उसकी सुंदरता परिलक्षित होती है लोकतंत्र वाले शब्द से।
कि उस देश में लोकतंत्र है या नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन या सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलता है ना, उनको बराबरी का अधिकार, वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार उनको होता है। इस लोकतंत्र के जो मुख्य गुण हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जनता की भागीदारी, शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है, जनता में समानता होती है, जनता स्वतंत्र होती है, और उनमें निर्णय लेने में जो पारदर्शिता होती है वो आवश्यक होती है, और उनमें पारदर्शिता होती है, निर्णय लेने में पारदर्शिता होती है। तो वहीं अगर बात करें कुछ उदाहरण के साथ में, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है मूल अधिकारों के अंतर्गत, और 18 साल की उम्र के बाद में वोट डालने यानी कि अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी उसके पास में है। और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से अगर हम बात करें, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उस विषय के अनुसार बात करें, तो लोकतंत्र केवल शासन नहीं बल्कि सांस्कृतिक सह अस्तित्व और संवाद का भी एक तरीका है। क्लियर है? वहीं जब हम बात करते हैं समानता की यानी कि सोशल इक्वालिटी की या समरसता की, तो हम कह सकते हैं कि समरसता या समानता का मतलब सभी लोगों में समान मेलजोल और सामाजिक सद्भाव होता है। समाज में मौजूद सभी लोगों में समानता हो, सभी में मेलजोल हो, और सामाजिक सद्भाव उनके बीच में पर्याप्त मात्रा में देखा जाता हो। गुण की अगर बात करें तो जाति, धर्म, लिंग, भाषा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जातियां ना हो, धर्म अलग अलग ना हो, या लिंग या भाषा अलग अलग ना हो, ये सब होने के बावजूद उनमें भेदभाव ना हो, यही समरसता है, यही समानता है। उन सभी में सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए, सामाजिक न्याय में और उनमें संतुलन हमेशा बना होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम ग्रामीण व्यवस्था को देखते हैं, तो ग्रामीण व्यवस्था में सभी लोग मिलकर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लिंग, भाषा या अलग अलग जाति के लोग मिलकर के सभी त्योहारों को एक साथ एंजॉय करते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं। ये सबसे बड़ा समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। भाषा और संस्कृति की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो समरसता एक सांस्कृतिक मूल्य है जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। मैं ये पॉइंट बार बार क्यों रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि समरसता या लोकतंत्र या कला, साहित्य या आध्यात्म का भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से क्या महत्व है, और 4 ऑप्शन आपको उसमें रख देगा। इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को भी यहां पर रिपीट करूंगा हर एक कीवर्ड के साथ में। जैसे समरसता क्या है? एक सांस्कृतिक मूल्य है। क्या है? एक सांस्कृतिक मूल्य है जो सामाजिक संबंधों को क्या करता है? ये मजबूत करता है, सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। वही जब बात करते हैं कला की, दैट मीन्स आर्ट, तो कला क्या है? एक माध्यम है जो जिसके कारण, जिसके माध्यम से क्या होता है, मनुष्य अपनी भावना, अपनी कल्पना या अपने अनुभव को दर्शा सकता है, प्रकट कर सकता है ना। तो कोई भी मनुष्य जो कलात्मक रूप से परिपूर्ण होगा, वो अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को या अपने अनुभव को कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। इसके गुण भी अलग अलग होते हैं, जैसे रचनात्मकता, है ना, सौंदर्य की अनुभूति इसमें होती है, तो वही भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण भी इसमें देखने को मिलता है। उदाहरण आप खुद पढ़ सकते हैं, जैसे मंदिर की मूर्तियां, लोक नृत्य, चित्रकला और संगीत आदि, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं भाषा और संस्कृति की दृष्टि से, तो कला जो है ना, सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को दर्शाती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? आइए कुछ संक्षेप में इसको भी जरा देख लेते हैं। साहित्य सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, एक अभिव्यक्ति है जो शब्द और लेखन के माध्यम से मानव के अनुभव, सोच और संस्कृति को व्यक्त करती है। कला और साहित्य में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कला और साहित्य को दोनों एक साथ पढ़ने को मिलती है। तो जिस तरह से मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को या अपनी कल्पनाओं को कला के माध्यम से प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से कला के स्थान पर साहित्य के माध्यम से भी वो अपने अनुभव प्रकट कर सकता है, अपनी सोच, अपनी कल्पनाओं को दिखा सकता है, अपनी संस्कृति बता सकता है ना। और इसके गुण क्या क्या है? ज्ञान और शिक्षा, भावना और विचारों का प्रसार, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना, ये इसके प्रमुख गुण हैं साहित्य के।
तो वही उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे सूरदार के भजन है, साहित्य है अपने आप में, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक हैं, है ना। तो ऐसे कई महान लेखक रहे हैं, कई महान कहानीकार रहे हैं, है ना, जिन्होंने अपनी अद्भुत रचनाओं के माध्यम से एक बड़े साहित्य को गढ़ा है। और हमारी संस्कृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका क्या महत्व है दोस्तों, तो साहित्य समाज की संस्कृति और मूल्य को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ाने का काम करता है। हम अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में जान पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है, तो साहित्य ही तो है। साहित्य को आज हम पढ़ते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आज मैं अपनी, है ना, मैं आपको फॉरवर्ड करके जा रहा हूं, फिर आने वाले समय में आप अपने बच्चों को फॉरवर्ड करके जाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करके जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से साहित्य हमारे विचारों को, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फॉरवर्ड करने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। तो वहीं अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो अध्यात्म जो है ये भी हमारे समाज से, हमारी कल्पनाओं से, या कहें कि हमारे विश्वास के साथ में अत्यधिक रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे अध्यात्म क्या है, एक अनुभव है जो मनुष्य को अपने शरीर के भीतर और ब्रह्मांड के साथ संबंध का एहसास कराता है। अध्यात्म मनुष्य को बाहर का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का और ब्रह्मांड के साथ में जो संबंध है बना हुआ है, उस संबंध को दर्शाने का कार्य करता है, या कहेंगे एहसास कराता है। इसके प्रमुख गुण क्या है, तो आत्म साक्षात्कार है, नैतिक और धार्मिक जीवन है, और मानसिक शांति और संतुलन। ये इसके प्रमुख क्या है, गुण है ना, लक्षण कह सकते हो इनको। उदाहरण के रूप में ध्यान करना, मेडिटेशन करना, है ना, योग करना, भगवत गीता का अध्ययन करना, या संत तुलसीदास के रामचरितमानस का आध्यात्मिक संदेश को फॉरवर्ड करना। भाषा संस्कृति की दृष्टि से देखें तो अध्यात्म हमारे सांस्कृतिक और नैतिक जीवन का आधार हो सकता है, जो समाज में शांति और सहयोग को, है ना, बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। तो अध्यात्म कुल मिलाकर के हमारे समाज की स्थिरता के लिए या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक अंग हो सकता है हमारे समाज का, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो ये वो की वर्ड थे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्लाइड उन बच्चों के लिए है जिनकी यूनिवर्सिटियों में बदलाव हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछती, बल्कि अब क्या पूछने लगी, सब्जेक्टिव पूछने लगी। तो उनके लिए 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 लघु उत्तरीय और 3 दीर्घ उत्तरीय इस टॉपिक से संबंधित। लेकिन अब आगे बात करने वाले हैं 10 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो इस टॉपिक से सीधे सीधे संबंधित है। इस टॉपिक यानी कि इन बीज शब्दों से, ठीक है, सीधे सीधे संबंधित है, और जिनसे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवधारणा मूलक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अवधारणा मूलक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम के लिए, या किसी विचार, मूल्य या सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए। एग्जैक्टली अवधारणा मूलक शब्द जैसे लोकतंत्र, समानता, अध्यात्म, कला, साहित्य आदि किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो जो हमारे विचार है, जो हमारे मूल्य है, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है क्या है, संपत्ति का वितरण है, या शक्ति का केंद्रीकरण है, या जनता की भागीदारी। तो दोस्तों जब भी बात आती है डेमोक्रेसी की यानी लोकतंत्र की, तो याद समझ जाइएगा कि जनता की भागीदारी की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो जनता की भागीदारी इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा डेमोक्रेसी का। ऑप्शन सी आपका यहां उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समरसता का समाज में मुख्य उद्देश्य क्या है। समरसता यानी समानता का समाज में मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कहता है सभी व्यक्तियों में भेदभाव को बढ़ावा देना, लेकिन कम करना होता तो शायद इसका आंसर हो भी सकता था। समरसता का मतलब क्या होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहे, सामाजिक सद्भाव और समानता स्थापित करना ही समरसता का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है समाज में, है ना। न तो यहाँ व्यक्तियों में भेदभाव को बढ़ावा देना होता है, न धार्मिक प्रथाओं का पालन करना होता है, और न संपत्ति का, है ना, आर्थिक संपत्ति का वितरण करना होता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को या समानता को बढ़ावा देना या उसको स्थापित करना ही समरसता का समाज में सबसे परम लक्ष्य हो सकता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कला का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कला का उदाहरण है। योग अभ्यास करना कला है क्या, या लोक नृत्य कला है, या संविधान को पढ़ना कला है, या मतदान करना कला है। क्या इनमें से लोक नृत्य कला में आता है, ठीक है, कला में शामिल है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे कहानी बढ़ती है, आगे चलते हैं। तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा गया है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है सिर्फ मनोरंजन करना ही साहित्य का उद्देश्य, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति ऑप्शन बी कहता है कि अनुभव और विचारों का व्यक्तीकरण करना है साहित्य का उद्देश्य है। लेकिन एक व्यक्ति और खड़ा हुआ सी नाम का, वो कहता है धन का संचय करना है ना साहित्य का उद्देश्य है, या केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना या देना साहित्य का उद्देश्य है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अनुभव और विचारों को जो है व्यक्तीकरण होता है, उनको जो प्रदर्शित करना साहित्य का उद्देश्य होता है। अनुभव, विचार, या हमारी परंपरा, या हमारे सिद्धांत, या फिर कहें कि हमारे जो भी परंपरागत नियम रहे हैं, समाज के जो सिद्धांत रहे हैं, उनको फॉरवर्ड करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही इसका उत्तर हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है, अध्यात्म का मानव जीवन में क्या महत्व है? अध्यात्म का मानसिक शांति और नैतिक जीवन प्रदान करना। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में ही मिल गया। केवल आर्थिक लाभ नहीं हो सकता, राजनीति में भागीदारी नहीं, तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि अध्यात्म का मानव जीवन में क्या महत्व है? तो मानसिक शांति और नैतिक जीवन इससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? लोकतंत्र में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है क्या? जी हाँ होता है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने का अधिकार होता है क्या? नहीं भाई, ये किसी भी शासन व्यवस्था में ये अधिकार नहीं होता है। केवल सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं, केवल नहीं होता ना, तो फिर दोनों के बीच में टकराव हो जाता। वोट देने का अधिकार भी होता है लोकतंत्र में नागरिकों को, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार भी होता है ना, लेकिन यहाँ केवल लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। किसी भी कानून को बदलने का अधिकार, तो ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि वोट देने का अधिकार एकमात्र जो है ऐसा है जो लोकतंत्र में नागरिकों को प्रमुख अधिकार के रूप में या मूल अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है, समरसता के उदाहरण में निम्न में से कौन सा सही है? समरसता के उदाहरण में है ना, मतलब समानता के उदाहरण में किसी समुदाय को त्योहार में शामिल ना करना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, सभी जातियों के लोग मिलकर सामाजिक कार्यक्रम करें, बिल्कुल सही उत्तर है। सभी जातियों के लोग मिलकर के जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो है ना, उनमें भाग ले। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आखिरी के दो प्रश्न और बचे, उन पर भी जरा बात कर ले। साहित्य और कला में मुख्य समानता क्या है? साहित्य और कला में समानता, दोनों समाज के अनुभव और संस्कृति को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साहित्य और कला क्या करते हैं? समाज के अनुभव और संस्कृति को व्यक्त करने का काम साहित्य और कला का होता है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। वहीं लास्ट क्वेश्चन है आपका, अवधारणा मूलक शब्दों का अध्ययन भाषा एवं संस्कृति में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों अध्ययन कर रहे हैं हम सबको, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है ये? क्योंकि ये केवल शब्दकोश में मिलते हैं इसलिए। नहीं साहब, इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हम इसको, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्योंकि ये समाज संस्कृति और नैतिक मूल्यों की समझ देते हैं, करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे और देख लेते हैं। क्योंकि ये केवल वाले जो वर्ड है ना, इनको समझ लीजिए कि ये लगभग कैंसल ही है, क्योंकि ये तकनीकी शब्द भी नहीं है। केवल साहित्यिक लेखन के लिए उपयोगी नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और इस तरह से आपके जो 10 महत्वपूर्ण टॉप कैटेगरी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। अब आपकी इच्छा है आप उनको फॉलो करें या ना करें, मेरा काम था आपके सामने रखने का, मैं सो रख चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं गया और उठाए और कट कॉपी पेस्ट कर दिया, आपके सामने ला करके यहाँ खड़ा कर दिया है ना चंद मिनटों में, ऐसा नहीं है। स्लाइड तैयार करने में, पीपीटी तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, उस पर प्रिपरेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तब कहीं जा करके आपके लिए क्लास आ पाती है। समय हम काफ़ी देते हैं, और समय क्वेश्चन आंसर जब लाने का एक मुद्दा हमारे सामने होता है ना, तो एक बड़ा चैलेंज एक चुनौती हमारे सामने आ जाती है। चुनौती ये कि कहीं गलत चीज़ आपके सामने ना आ जाए हमारे द्वारा। पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम ऐसे कंटेंट को लेकर के आप लोगों के सामने आते हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को महत्व भी नहीं देते हो, क्योंकि आपको पढ़ना ही कहाँ है ना, पढ़ना ही नहीं है आपको। पढ़ना तो तब है ना, एग्जाम आएंगे, एक हफ्ते पहले उठाएंगे किताब को ना, तब उस समय आप कमेंट भी करेंगे, उस समय व्हाट्सएप पे भी करेंगे, सर ये क्लास लाइए, वो क्लास लाइए। जैसे कि आप एक हफ्ते में सब कुछ कर मारोगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ डालोगे। एग्जामिनर तो बेवकूफ है, फालतू पढ़ा रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह फालतू मेहनत कर रहे हैं ना। एक एग्जाम के एक हफ्ते पहले से सब कुछ ओपन हो जाना चाहिए और आपको पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए आपके अनुसार। तो ये मानसिकता जो है ना, इस मानसिकता को तुच्छ मानसिकता बोला जाता है। और आज भी अगर आप आज के समय में भी एआई के जमाने में
अगर आप इस मानसिकता के साथ पढ़ाई करने आए हो ना, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। छोड़ दीजिए आज इस मानसिकता को, पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई में अपग्रेड हो जाइए, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा आगे चल के, क्योंकि ये लास्ट ईयर आपका एजुकेशन का है ना, कॉलेज लाइफ का। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा दायित्व था देने का, ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कर चुका हूं मैं यहाँ से। हिंदी कंप्लीट हो चुका है, अब 2 सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन के बचे हुए हैं, जल्दी उनको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंदी साहित्य कल से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से मैंने बोला था कमेंट करने का, बताइए कमेंट करके, तो 1-2 बच्चों ने खाली बताया था कि सर हिंदी साहित्य जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ठीक है ना, फिर उसी को करते। मेरे विचार में भी कुछ वही चल रहा था, क्योंकि अभी तक 3rd ईयर में हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पर, तो मैं वो क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। अब जो कुछ भी होगा वो अब अगले महीने से हिंदी साहित्य कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, ये फाउंडेशन की नोट से, अगर अभी आपकी आत्मा जाग रही हो अच्छे से पढ़ने की, क्लासेस आपने नहीं ली हो, वो लेने में रुचि भी ना हो, लेकिन पढ़ने में अगर कहीं रुचि हो, डीपली पढ़ना चाहते हो, अधिकतम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये नोट्स है, ले सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं है ना, आपके लगभग दिन भर का भी नहीं बोलूंगा, लगभग आपके 1-2 घंटे के जो खर्चा होता है ना, जेब खर्च आपका, उसी में आपको ये चारों नोट्स आपको मिल जाएगी। और ये खर्च भी हम पीपीटी टीम के चक्कर में लेते हैं, नहीं तो आपको पता है मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब पर आपके सामने हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने 1 रुपया आप लोगों से चार्ज नहीं किया है। ये 149 रुपए 4 नोट्स का है, ये पीपीटी टीम को जाता है हमारी, जो है ना बच्चे हमारे जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आपके लिए नोट्स रेडी करते हैं, उनको जाता है पैसा, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट नोट्स हैं, इस नंबर दिए गए हैं, नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगी जिनको भी लेना है। इसके अलावा अगर कभी लगता है आपको थोड़ी बहुत फीलिंग अंदर से आ रही हो कि सर काफी मेहनत करते हो और आप जो क्लासेस लेकर आ रहे हो ठीक ठाक है आपकी, है ना, तो सेशन को लाइक वाइक कर दिया करें। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता आप लोगों का, फ्री में हो जाता, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। इस सब चीज़ से क्या होता है पता है, कि ये चैनल को तो थोड़ा सा प्रमोशन मिल ही जाता है। प्रमोशन मतलब कि पैसे का मत समझिएगा ना, ये पैसा में ऐसा कुछ नहीं, प्रमोशन मतलब कि थोड़ा सा यूट्यूब भी क्लासेस को और आगे बढ़ा देता है बच्चों तक, तो यहाँ पर फायदा उन बच्चों को हो जाता है जिन तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही है। और जितना मेरी रिसर्च है, मेरी टीम की रिसर्च है ना, उसके अनुसार तो मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब पर बीए वाले बच्चों के लिए जो कंटेंट में, या कहें कि इस चैनल पर आ रहा है, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस चीज का आप पड़ताल आप भी कर सकते हैं, यूट्यूब आपके हाथ में है, मोबाइल में है ना, आप चेक कर सकते हो कितने सब्जेक्ट, किस चैनल पर कितने सब्जेक्ट हैं। 70, लगभग 70 सब्जेक्ट मैं अब तक इस चैनल पर पढ़ा चुका हूं बीए वाले बच्चों के लिए। एक ही चैनल पर अगर इतने सब्जेक्ट किसी टीचर के द्वारा, अब और उसने भी पिछले 6 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए हो और अभी तक पैसे की डिमांड ना की हो, ऐसा चैनल मुझे एक चैनल ढूंढ करके यूट्यूब पर बता दीजिएगा। कि चलिए, बाकी बातें तो हमारी होती रहेगी, मिलेंगे कल सेशन में नए सब्जेक्ट के साथ में, हिंदी साहित्य के साथ। अगर आपका हिंदी साहित्य विषय है तो आ जाइएगा, कल इवनिंग में ही क्लासेस होने की संभावना है ना, 100% नहीं बोलता मैं, संभावना है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।